झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक विषाद इन दिनों काफ़ी चरम पर है, जहां कई नेता लगातार जो जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच राजमहल विधानसभा क्षेत्र में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। चूँकि तृतीय फेज में 38 सीटों पर मतदान होना है और 38 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत जो है लगा चुकी है और इस बीच लगातार जो है कई बड़े नेता जो है विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में पीरपैंती के विधायक ललन पासवान राजमहल क्षेत्र में आए हैं, जहां भाजपा के प्रत्याशी अनंत ओझा के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे हैं। और दूसरी ओर बैठे हैं लोजपा आर के जिला अध्यक्ष प्रदीप पासवान। तो सीधा ललन पासवान जो विधायक है पीरपैंती से, उन्हीं से सवाल लेते हैं। क्या लग रहा है सर, जो वर्तमान परिदृश्य नज़र आ रहा है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैंने पूर्व बहुमत की सरकार बनेगी यहाँ पर, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार और तमाम तरह के घुसपैठ के मामले में जिस तरह से एक्सपोज हुई है, जनता का विश्वास पूरी तरह से उन पर से ख़त्म हो गया है। कांग्रेस जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही, विश्वास खत्म हो चुका है। इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत आराम से झारखंड में बन रही है। और अभी हम राजमहल घूर रहे हैं और राजमहल विधानसभा के जो हम मिल रहे हैं, हमारा बॉर्डर है, पीरपैंती विधानसभा का बॉर्डर एरिया है, लगातार जुड़े रहें। और यहाँ के जो एनडीए प्रत्याशी हैं श्री अनंत ओझा जी, पूर्व विधायक, यहाँ के जो निवर्तमान विधायक हैं, वो काफ़ी सरल और सुलभ व्यक्ति हैं और हर परिवार से उनको पारिवारिक रिश्ता हो गया है। हर घर से घर के बेटा भाई की तरह हैं। और जिस तरह से उनके प्रति रुझान देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के काम को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी के नाम को लेकर के जिस तरह से जनता में रुझान है, सबके जुबान पर एक ही चीज़ है कि हमारा वोट 1 नंबर पर कमल निशान पर जाएगा और अनंत ओझा जी को बाहर पहुँच मिलेगी। आप जो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, चूँकि पीरपैंती विधानसभा और राजमहल विधानसभा सटा हुआ इलाका है, जिस समुदाय से आते हैं, आसपास के इलाकों में अच्छी खासी आबादी है, क्या लगता है कि जो वोट बैंक है वो बीजेपी में आ रही है? हमारा समुदाय बीजेपी के साथ है। आप जान लीजिए, हमारा समुदाय ही नहीं, पूरा दलित समुदाय जो है बीजेपी के साथ है। और भारतीय राजनीति में नरेंद्र भाई मोदी जी एक ऐसे लीडर पैदा हुए जिन्होंने कहा कि आज बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते और उनका संविधान नहीं होता तो गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। लगातार सभाओं में जो राहुल गांधी हैं, राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा कहा जाता है कि भाजपा जो है संविधान विरोधी है, भाजपा जो है दलित विरोधी है। इस सवाल को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना? राहुल गांधी कह सकते हैं, कभी नेहरू जी ने, कभी इंदिरा जी ने, कभी राजीव जी ने आज तक कभी नहीं कहा कि हम जो है कि संविधान और बाबा साहब की बदौलत देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी उन्होंने संविधान को क्रेडिट नहीं दिया और हमेशा वो संविधान को अपने से ऊपर रखते हैं, जबकि संविधान सर्वोपरि है। देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से, कोई लोकतंत्र की कोई भी इल्म नहीं उनको। आज तक बता दें कि इन लोगों ने कभी ऐसा बयान दिया, छोड़िए ये लोग चले गए। लेकिन आज राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी कभी किसी मन से नहीं कहा कि भाई हमारे जो नेहरू जी थे, इंदिरा जी थे, उनके पिताजी राजीव जी इस देश के प्रधानमंत्री हो पाए तो भारत के संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत हो सके। आज तक नहीं, न संविधान को क्रेडिट देते, न संविधान निर्माता को क्रेडिट देते हैं। वो लोग जो हैं अपने को संविधान और लोकतंत्र से ऊपर का समझते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी दूसरी तरफ देखिए, वो कहते, स्पष्ट कहते जब पार्लियामेंट पहुंचते हैं तो आज एक चाय बेचने वाला का बेटा, गरीब का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री है तो यह सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके बनाए संविधान के बदौलत है, नहीं तो हम कभी प्रधानमंत्री के बारे में सोच नहीं सकते थे। झारखंड में इन दिनों एक नारा चल रहा है, जो योगी आदित्यनाथ है यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे। दूसरी तरफ झारखंड में बड़े बड़े रांची में पोस्टर लगाए गए हैं, बटोगे तो घटोगे। इस नारा को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर इस नारे का जो है समर्थन मिलेगा या विरोध होगा? देखिए आप, ये नारा है, मुहावरा है, इन सब चीज़ों का व्यापक अर्थ होता है। कोई भी कहेगा कि बटने से हम घटेंगे, बटने से कटेंगे, बटने से टूटेंगे। आप जब जुड़ के रहेगा वही आगे बढ़ेगा, वही मजबूत रहेगा, वही राज करेगा, वही तरक्की करेगा। आप ही परिवार में 4 भाई हैं
और 4 भाई अलग अलग बट के रहे, क्या समझते हैं तो आप समाज में आपका तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाह रहे नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण क्यों करना चाह रहे हैं? हैं? जो नारा है, कहा जा रहा है कि एक समुदाय के विपक्ष में। समुदाय के विपक्ष में क्यों कहा जाए? वैसे लोगों के विपक्ष में कहा जा रहा है जो कि जिनकी आस्था भारत के संविधान से नहीं है, जिन्हें इस देश से प्रेम नहीं है, जो घुसपैठिए हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। जो भारत से प्यार करने वाले जैसे लोग, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे हमारे नेता सैयद शाहनवाज हुसैन हो, इन लोगों के लिए, ये लोगों को पलकों पर बिठा कर रखी है पार्टी। आज उनको मानने वाले उनको मानिए, उनको समझिए किस तरह से अपने मादरे वतन से मोहब्बत करते हैं। आज उनको समझना चाहिए कि मादरे वतन से बढ़कर कुछ नहीं होता है। लेकिन जो देशद्रोही हैं, जो देशद्रोही ताकतों के साथ हैं, देश को तोड़ने वाले के साथ हैं, उनको ये नाला पिरपिरा के लग रहा है। जो देश से प्रेम करे उसको क्यों लगेगा? कोई भी कहेगा हम जुड़ के रहेंगे तो नारा है वो देश प्रेमी नारा है। देश प्रेम जो जुड़ के क्या कहता है? देश जुड़ नहीं कहता है ना, बटोगे प्रेम करो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। जब जुड़ेगा नहीं तो प्रेम कैसे करेगा? आप जान लीजिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया क्या है? इंडिया इज द कॉम्प्लेक्स कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स इंडिया इज कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी। यहाँ पर एकदम आप समझिए कि कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी है। और यहाँ डाइवर्सिटी के बारे में क्या कहते हैं इंडिया में? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो एकता में अनेकता में एकता है। अनेक चीज तो वो कह रहे हैं कि अनेकता में एकता है, तो लेकिन आप जो सामुदायिक नारा दे रहे हैं कहाँ एकता है? तो किसी के समुदाय के विपक्ष में। समुदाय को नहीं कह रहे हैं कि यही अनेकता में जो एकता का नारा है उसी का है कि जुड़ोगे, बटोगे तो बढ़ोगे, और हटोगे, टूटोगे तो कटोगे, मैंने कट जाना। और अन्य सवाल है कि जो आप विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, पीरपैंती क्षेत्र में संथाल परगना के कितने विधानसभा क्षेत्र है जो आपके मतलब विधानसभा कंस्टिट्यूंसी से सट रहे हैं? हमारे संथाल परगना के 3 विधानसभा क्षेत्र यहाँ से टच करते हैं। तो लगता है कि जो 3 विधानसभा क्षेत्र जो आपके एरिया से सट रहे हैं उनमें आपका जो प्रभाव होगा, जो आप कार्य करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के फायदा? हमारा व्यक्तिगत संपर्क है, प्रभाव तो नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का है और उनके किए कार्यों का है, और पार्टी और सरकार के द्वारा दिए गए ताकत जो मिली है, जो कलम इसके जो किए हुए कार्य हैं उससे है। आप समझ जाइए कि आज साहेबगंज की क्या, आज भागलपुर में आज ब्रिज है की वजह से कितना डेवलपमेंट हुआ। आज साहेबगंज का मनिहारी सेतु जब चालू हो जाएगा, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, केंद्र सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन है, अनंत ओझा जी का कितना कंट्रीब्यूशन है, निशिकांत दुबे जी का। सोचिए आप, अगर ये जैसे चालू होगा तो इसका कितना चौमुखी विकास होगा। अभी से इसका रेट बढ़ गया। आप देखिए जो 4 लेन का काम काफ़ी तेज़ी से अभी रेलवे के पास थोड़ा सा बचा है, काफ़ी हो रहा है। आज पटना और कलकत्ता की दूरी सिमट कर रह जाएगी। 6 लेन अभी पास हुआ है। बगल में NTPC हमारे यहाँ थर्मल पावर पास हुआ है। यहाँ बंदरगाह बने हैं, एयरपोर्ट बनना है। आप समझ रहे हैं कि आने वाले समय में यह कितना महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगा। आज उस पार से चाहे कटिहार हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, अररिया हो, नेपाल हो, सब जगह से, गुवाहाटी हो, सब जगह से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। आप जान लीजिए कि लोग अमेरिका में वहाँ लिखी रहती है, अमेरिका की सड़कों पर वो साइन लगता है कि अमेरिका इज रिच, अमेरिकन रोड आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। जो तरक्की के साधन होते हैं, जो यातायात, लेकिन बहुत सारा जो आप कह रहे हैं, तो आपके जो विधानसभा क्षेत्र वहाँ भी रोड की स्थिति जो है अभी बन रहा है, लेकिन इतना दिनों तक खराब रहा, लोगों को झेलना पड़ा। क्या कारण? अभी सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार बन ही रही है, रोड बन रही है। आप जान रहे हैं कि जो 4 लेन के प्रोजेक्ट होते हैं तो कितना टाइम टेकन होता है। आप समझिए, उसके लिए पहले उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, DPR बनता है, सब रखा जाता है, पास होता है, काम होता है। आज वो पूरा होने जा रहा है। अभी वो पूरा नहीं हो, थोड़ा 6 लेन वहाँ पर चालू हो गया। आज चारों तरफ से रेलवे कनेक्टिविटी होता है, दक्षिण पूरा पश्चिम चारों तरफ से, चाहे वो कटरिया हो, गुवाहाटी जाना हो, गोरखपुर जाना हो, फिर 35 से निकलेंगे, चाहे देवघर जाना हो, गोड्डा जाना हो, डिया जाओ, फिर 35 से निकलेंगे, कलकत्ता जाइए, पटना जाइए, दिल्ली जाइए। ऐसा बहुत कम संयोग बनता है कि जहाँ चारों दिशा से रेलवे कनेक्टिविटी होती है। और वो अब आप पीरपैंती और साहेबगंज में कोई खास अंतर नहीं रहा। जो राजमहल कंस्टिट्यूंसी आप घूम रहे होंगे, और साथ में जो संथाल परगना के 18 विधानसभा क्षेत्र है आप घूम रहे हैं, क्या लगता है संथाल परगना में कितना सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? इस संथाल परगना की सभी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। संथाल परगना में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुई, जिस तरह से लूट हुई है, संथाल परगना की जनता इस सरकार से उठ चुकी है।
और संथाल परिणाम पूरी की पूरी तरह से परिवर्तन होगी और यहाँ पर एनडीए रहेगा, कमल खिलेगा पूरी तरह जान लीजिए। पिछली बार भी आप देखें कि यहाँ पर राजमहल में जेएम कहाँ था, क्या पोजीशन था, कैसे था, और जो उनकी जो ध्रुवीकरण की राजनीति है जो उसको जनता समझ रही, जनता होशियार हो गई है। आज जो है कि यहाँ डिजिटल इंडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं भी कुछ होता है तत्क्षण पूरी दुनिया में उसकी खबर चली जाती है। हर हाथ में स्मार्टफोन है, हर कोई स्मार्ट हो गया है, इसलिए अब ये सब बहकावे में कोई नहीं आएगा और कहीं कोई मुकाबला नहीं है। अच्छी चीज़ ये हैं ललन पासवान जो पीरपैंती से विधायक हैं, जो संथाल हुल एक्सप्रेस के जवाब दे रहे थे। इनका कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी और संथाल परगना क्षेत्र जो झारखंड का सबसे रिच माना जाता है, जो सबसे कहते हैं कि संथाल परगना से जो विधायक जीतते हैं वही सरकार की जो है दिशा नीति तय करते हैं। तो आने वाले समय में जब 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 को जनता जनार्दन का रिजल्ट निकलेगा, क्या कुछ निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए संथाल हुल एक्सप्रेस। राजमहल विधानसभा क्षेत्र से मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ।